प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हाउस ऑफ कॉमन्स कॉमन सभा के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। कॉमन सभा की किस प्रकार से रचना होती है या कैसे कॉमन सभा की रचना हुई, कैसे उसका संगठन, उसकी योग्यता और शक्तियां हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि कॉमन सभा संसार की प्राचीनतम और सर्वाधिक शक्तिशाली सभा है। कॉमन सभा ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है। एक विद्वान है मैकाले, उन्होंने बताया कि कॉमन सभा संसार की सबसे विचित्र सभा है। कॉमन सभा की सदस्य संख्या समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान समय में कॉमन सभा की 650 सदस्य संख्या है। कॉमन सभा एक पूर्ण रूपेण निर्वाचित सदन है और इसका प्रत्येक सदस्य एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के वयस्क मताधिकार पर चुना जाता है। सदस्यता की योग्यता के संदर्भ में कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों। जैसे नंबर 1 कि वह इंग्लैंड का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। निम्नलिखित व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। जैसे जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो वो लोक सदन का सदस्य नहीं बन सकता। जो विदेशी हो, जो नाबालिग हो, जो पादरी, नगरों के मेयर तथा काउंटियों के शेरिफ हो, जो शासकीय कर्मचारी हो, जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हों, घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्ति, पागल एवं दिवालिया व्यक्ति, ये लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। कार्यकाल के संदर्भ में कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। जिस तरह कि प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी कॉमन सभा को शीघ्र ही भंग कर सकती है और नए चुनाव करवा सकती है। प्राय प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जबकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील करता हो। तो इस प्रकार से कॉमन सभा का ये कार्यकाल होता है। कॉमन सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी मिले हुए हैं। जैसे कि कॉमन सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार। नंबर 1, उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराए के रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 4, कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। नंबर 5, कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का अधिकार है। नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे दंड दे सकता है। सदन किसी सदस्य की अनर्हता के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव रद्द कर सकता है। तो ये एक प्रकार से कॉमन सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। अब आता है कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य। तो इस संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि कॉमन सभा की विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। नंबर 1,
विधि निर्माण के संबंध में शक्ति, विधि निर्माण संबंधी कार्य या विधि निर्माण संबंधी शक्ति। विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियां असीम हैं। ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है। इनमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की है, और जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है वह किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है। इस प्रकार कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानूनी निर्मात्री संस्था है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का है, लॉर्ड सभा का नहीं। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वह उसके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है और वह उस सदन से बहुमत दल का नेता होता है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। इंग्लैंड में एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है, और यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। बजट के संबंध में कॉमन सभा एकाधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उसके द्वारा स्वीकार होने के पश्चात यदि 1 माह का समय बीत जाने पर लॉर्ड सभा उन्हें न स्वीकार करे तो भी वे कानून बन जाते हैं। नंबर 4, राज्य के दर्पण के रूप में कार्य। कॉमन सभा राज्य का दर्पण है। इसके सदस्य राज्य की संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि हैं। उनकी आवाज़ राज्य के जनमत की आवाज़ है। अतः कॉमन सभा का यह एक प्रमुख कार्य है कि वे राज्य के विभिन्न वर्गों, विभिन्न हितों की इच्छाओं को व्यक्त करती रहे ताकि उसी के आधार पर सही निर्णय किए जा सकें। संसद के सदस्य सरकारी कार्यों की खुलकर आलोचना करते हैं तथा जनता की शिकायतों को खोल कर रखते हैं। इसके फलस्वरूप ही सरकार जनमत का ध्यान रखती है और उत्तरदायित्वपूर्ण बनी रहती है। कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिनिधि सदन है। कॉमन सभा संसार के किसी भी व्यवस्थापिका के प्रथम सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली और गरिमापूर्ण है। अब लोक सदन और प्रतिनिधि सदन की तुलना, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि लोक सदन भी प्रथम सदन है और प्रतिनिधि सदन भी प्रथम सदन है, तो इन दोनों में क्या अंतर है या इनकी तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। प्राय व्यवस्थापिकाएं द्विसदनात्मक होती हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिका में निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन तथा इंग्लैंड में लोक सदन कहा जाता है। प्रोफेसर मुनरो ने दोनों देशों के निम्न सदनों की इन शब्दों में तुलना की, जैसे लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन दोनों में अनेक समानताएं तथा विभिन्नताएं हैं। यदि दोनों एक दूसरे की संतान हैं और इनमें पारस्परिक पैतृक चिन्ह स्पष्ट रूप से विद्यमान है, तथापि दोनों की रचना और स्वभाव पर वातावरण की भिन्नता का स्पष्ट प्रभाव है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एक संस्था गुणों के अनुसार अंग्रेज है तो दूसरी अमेरिकन। प्रत्येक का स्वभाव तथा चित्त वृत्त पृथक है। संक्षेप में दोनों की तुलना इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 मैं आपको कुछ उदाहरण के रूप में बताऊं। इंग्लैंड का लोक सदन अत्यंत शक्तिशाली निम्न सदन है और संसद शब्द का पर्याय बन गया है। अमेरिका का प्रतिनिधि सदन एक दुर्लभ निम्न सदन है और ऊपरी सदन का पिछलग्गू बन गया है। दूसरा, इंग्लैंड में कार्यपालिका लोक सदन के अधीन है और लोक सदन उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकता है। अमेरिका में कार्यपालिका प्रतिनिधि सदन से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता है और सदन राष्ट्रपति तथा उनके मंत्रियों को अपदस्थ नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट, इंग्लैंड में व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोक सदन की इच्छा मान्य रहती है। लोक सदन द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक में लॉर्ड सभा क्रमशः 1 वर्ष तथा 1 माह का विलंब कर सकती है। अंतिम शक्ति लोक सदन के पास ही होती है। अमेरिका में व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली हैं। कोई भी विधेयक उस समय तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। नेक्स्ट, इंग्लैंड में देश का नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र में लोक सदन का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके चुनाव क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई दूषित प्रथा नहीं है। अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय गैरीमैंडरिंग की दूषित प्रथा का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार से लोक सदन और जो प्रतिनिधि सदन है, इन दोनों में ये तुलना की जा सकती है।